हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बच्चों फंक्शन में अपन ने जो पहला टॉपिक लिया वो लिया था बच्चों रेंज फाइंड आउट करना। किसी फंक्शन की रेंज अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। और फंक्शन की जो रेंज होती है बच्चों उसके कई सारे मेथड होते हैं उसको रेंज को फाइंड आउट करने के, ठीक है। कोई सा ही मेथड लग सकता है किसी फंक्शन में, और उसमें अपन ने पहला मेथड फंक्शन का कर लिया एलिमेंट्री मेथड, बेसिक मैनिपुलेशन मेथड बच्चों अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है बच्चों। फंक्शन का तो दिक्कत है किसी बच्चों को उस फंक्शन में नहीं आई होगी बच्चों, ठीक है, पहले मेथड में। अब अपन बात करेंगे बच्चों सेकंड मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 2। बच्चों मेथड नंबर 2 की बात करेंगे अपन रेंज निकालने में। और मेथड नंबर 2 जो है बच्चों वो है कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज निकालना। और ये आपके पहला एक्सरसाइज है बच्चों कंपोजिट फंक्शन, यही है आपके, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। इसको बच्चों अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको, संयुक्त फलन, ठीक है। तो संयुक्त फलन की रेंज अपन कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन ये बात करनी है कि कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन होता कैसे है, ठीक है, कैसे दिखता है। तो बच्चों जैसे आपको एक साधारण फलन होता है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक सामान्य फलन होता है। ऐसे ही बच्चों आपको दे दिया एक दूसरा फलन y बराबर जी ऑफ एक्स, दो फलन दे दिया आपको, ठीक है। और ऐसे एक तीसरा फलन दे दिया y बराबर एच ऑफ एक्स। ये तीन फलन है इंडिविजुअल, ये कोई एक फलन है, ये कोई एक फलन है और ये कोई एक फलन है, ठीक है बच्चों। लेकिन अब आपसे क्या बोला कि y बराबर एफ ऑफ जी एक्स, ये बोला। अब ये क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे अपन संयुक्त फलन, यानी एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ की गोद में जी एक्स बैठना। एफ की गोद में क्या बैठना, जी एक्स। आगे से यहां से पढ़ेंगे अपन, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं अपन संयुक्त फलन। एफ की गोद में कौन बैठना, जी एक्स बैठना, यानी एफ ऑफ जी एक्स को अपन बोलेंगे, और इसको मिला के क्या बोलेंगे बच्चों, फोग एक्स। फोग एक्स बोल लो, एफ ऑफ जी एक्स बोल लो, या फिर एफ की गोदी में जी एक्स बोल लो। पहले एफ की गोदी में क्या था, एक्स, अब एफ की गोदी में क्या है, जी एक्स। तो इसे अपन बोलते हैं संयुक्त फलन। एक फलन की गोदी में दूसरा फलन बैठना, उसे अपन बोलेंगे बच्चों संयुक्त फलन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। फिर बच्चों मैंने आपको ये बोला कि संयुक्त फलन जो होता है बच्चों इसकी भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसे ही हम किसी की गोदी में किसी को नहीं बैठाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा बच्चों। देखो यदि अपन मान लो जो चाहता ही नहीं है गोदी में बैठना, अपन उससे गोदी में बैठ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, एक किक मिलेगी अपन को, प्यारी सी है ना बच्चों। तो इस प्रकार अपन को बच्चों पहले देखनी पड़ती है, सिचुएशन को भापना पड़ता है कि अपन कहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों संयुक्त फलन में भी अपन हर किसी फंक्शन को एफ की गोदी में नहीं बैठाते हैं, ठीक है। तो सर जांच कैसे करेंगे, किसको अपन अलाउ करेंगे। तो देखो बच्चों अलाउ करने के लिए सबसे पहले अपन को देखना होता है कि सामने वाले की सिचुएशन कैसे दे रखी है, उसकी कंडीशन कैसा है, उसका माहौल कैसा है, ठीक है बच्चों। क्या वो गुस्से में तो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के आपको फंक्शन में यदि आपको फोग एक्स चेक करना है कि एफ की गोदी में जी एक्स अलाउ है कि नहीं है, उसके लिए आपको एग्जामिनर कौन देगा, आपको एग्जामिनर। एग्जामिनर की गोदी में नहीं बच्चों, एग्जामिनर आपको कुछ कंडीशन देगा। क्या देगा कि जो फंक्शन है एफ, ये डिफाइन है कहां से कहां तक, ये फंक्शन डिफाइन है ए से लेके बी तक। यहां बच्चों ए और बी होता है क्या, समुच्चय। यहाँ ए और बी क्या कहलाते हैं बच्चों, समुच्चय कहलाता है। जहां ए को अपन बोलते हैं प्रांत और बी को अपन बोलते हैं सप्रांत। अब ये कहानी क्या है, तो बच्चों ये कहानी मैंने आपको पहले ही सुना दी है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स जो फलन होता है, इसमें x का मान जिस समुच्चय से लिया जाता है उस समुच्चय को अपन प्रांत बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों कि ये जो फलन है इस फलन में अपन x का मान रखेंगे। वो x का मान कहां से रखते हैं, वो कहां से रखेंगे अपन a से, ठीक है। अब ये किसने बोला है कि a से रखेंगे, एग्जामिनर ने अपन को दिया है कि a से रख, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना, एग्जामिनर ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है कि अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि इस फंक्शन में जो x का मान है वो समुच्चय a से रखना है, ठीक है बच्चों, समझ आए। फिर क्या होता है कि जब मैं a से x के मान इस फलन में रखूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों y के मान मिलते चलेंगे।
भाई x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान मिल जाएगा 2 रखा, जो भी है इसमें, इस समुच्चय में 1 2 a b c अल्फा बीटा गामा जो भी कुछ है वो सब अपन रखेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन को y का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा बच्चों? y का मान। और मैंने आपको क्या बोला है बच्चों, ये मैं आपको बोल चुका कि y के मान जो मिलेंगे उन सभी मानों से जब अपन एक समुच्चय बनाते हैं उस समुच्चय को बोलेंगे परिसर। तो y के मानों को y के मानों से मिलकर बना, y के मानों से मिलकर बना समुच्चय वो कहलाएगा परिसर। ठीक है। अब आपको बोलोगे गुरु जी क्या ये परिसर ये होगा क्या? नहीं बच्चों, ऐसे देखो, इसको तो अपन बोलेंगे प्रांत और इसको अपन बोलते हैं सहप्रांत। और अब ये क्या होता है? सहप्रांत क्या होता है बच्चों? ये जो परिसर होता है ना, y का जो मान आया, यहां से प्रांत में से अपन x के मान रखेंगे, फिर y के मान आएंगे, उन सभी y के मानों को लेके जब अपन एक समुच्चय बनाएंगे जिसे अपन बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं बच्चों? परिसर। वो परिसर इस सह प्रांत का क्या कहलाएगा बच्चों? उप समुच्चय। क्या कहलाएगा? ये उप समुच्चय। इसका मतलब या तो ये परिसर सह प्रांत के बराबर होगा या फिर ये परिसर सह प्रांत से छोटा होगा। ये परिसर कभी भी एग्जामिनर ने जो सह प्रांत दिया है उससे बड़ा नहीं हो सकता। यदि हो गया तो इसका मतलब वो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। क्या बोला बच्चों मैंने? देखो अभी ये फलन की हो जाए कंपोजिट फंक्शन का, तो मैं अभी कुछ पता ही नहीं रहा, मैं केवल फंक्शन का ही बता रहा हूं। ये एग्जामिनर का खेल कहां से स्टार्ट होगा? जब अपन ऐसे फोग एक्स गोफ एक्स बात करेंगे ना बच्चों संयुक्त फलन की, तब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला बच्चों? अभी मैंने आपको बोला कि जो y प्रांत रखने पे जो परिसर मिलता है, यानी परिसर मतलब y का मान, यदि ये भी समुच्चय होता है बच्चों और सह प्रांत भी क्या होता है बच्चों? समुच्चय होता है। ठीक है। हमेशा कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? सह प्रांत या तो परिसर के बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो, तो ये ऐसे चिन्ह लगता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बोल दिया बच्चों। ठीक है, ऐसे चिन्ह लगेगा। कभी भी परिसर बड़ा नहीं होगा सह प्रांत के। यदि परिसर सह प्रांत के बड़ा दे दिया तो इसका मतलब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ गलती कर दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, तो ये समझ में आ गया ना कि अब इसका प्रांत क्या है? a और सह प्रांत क्या है? b। और मान रखने पे, प्रांत में से जो मान रखने पे y के जितने मान मिलेंगे वो मानों का समुच्चय कहलाएगा परिसर। ठीक है। अब ये परिसर सह प्रांत के बराबर भी हो सकता है, ऐसे छोटा भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? ओके। अब बात तो ये है ना, परिसर कैसे निकालते हैं फंक्शन का। अब इसमें तो अपन ने सीधा बोल दिया कि प्रांत में से मान रखते चलो परिसर। अब बच्चों देखो, यदि ये एक दो अवयव की बात है जब तो अपन रख के y का मान निकाल लेंगे, लेकिन मान लो यहाँ पे प्रांत दे दिया n, प्रांत का संख्या n, तो n का मान 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें रखेंगे y का मान आता जाएगा दुशुम। अब बच्चों ऐसे तो अपनी पूरी जिंदगी निकल जाएगी बच्चों। अपन को पूरी जिंदगी इसमें वेस्ट थोड़ी करनी है। अपन तो अभी तो बहुत सारे काम है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आए ना आपके पास? ठीक है। तो ये जो प्रांत यहां से जब परिसर निकालेंगे ना, उसका यही फंडा मैं अभी बता रहा हूं, मेथड नंबर 2 कि अपन फंक्शन का परिसर कैसे निकालते हैं। तो 12-13 मेथड है, वो मेथड अपन यूज में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से रेंज सीधा एक रफली आइडिया ले लेंगे कि इसकी रेंज अच्छा यहां तक जा रही है, फिर चेक कर लेंगे। अब यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो आप सारा कुछ छोड़ो, वापिस से स्टार्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक फंक्शन दे दिया f(x), एग्जाम्पल दे दिया f कहां से लेके कहां परिभाषित है, ये g भी दे दिया इसने कि g कहां से कहां परिभाषित है, b से लेके c तक। ठीक है। और अपन को क्या दे दिया? वो h अपन को दे दिया परिभाषित कहां से कहां है, c से लेके a तक, ये ऐसे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सब g का प्रांत क्या कहलाएगा? b, g का सह प्रांत क्या कहलाएगा? c। g का सह प्रांत परिसर नहीं होता है, वो चेक करना होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी सह प्रांत परिसर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी होगा, छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है। और h का प्रांत क्या है? c, और h का सह प्रांत क्या है? a। कोई बोले h का परिसर क्या है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा, ऐसे सीधा नहीं बोलेंगे इसकी सह प्रांत परिसर होगा। समझ आया बच्चों? चलो अब चेक करेंगे कि क्या मैं f की गोदी में gx बैठा सकता हूं क्या, ऐसे देख के। ठीक है, ये दे देना, अब चेक करो। तो f की गोदी में gx बैठाने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो f की गोदी में gx बैठाने में आप पहले देखो f कहां से कहां परिभाषित है, a से लेके b में, और किसको बैठाया अपने? g कहां से लेके कहां परिभाषित है, b से लेके c में परिभाषित है।
ठीक है बच्चों, ऐसे दे दिया। अब आप लोगों को क्या चेक करना है बच्चों, यहाँ पे चेक करना है कि ये जो फोग एक्स आएगा, ये जो फोग एक्स आएगा, ये जो फोग एक्स लिखा है, इसमें बोलो बच्चों, मैं फोग एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ की गोदी में जी एक्स बैठाना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि मंजिला कोष्टक लगाओ, कई बच्चों तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, और गुरुजी ये आपने मंजिला कोष्टक क्यों लगाया, ये तो समुच्चय, वो समुच्चय माना जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है बच्चों, इसको ऐसे कर लो बस। तो एफ की गोदी में क्या बैठाया, जी एक्स, जो भी आपकी इच्छा हो ऐसे ले लो। अब बच्चों मुझे ये बताओ सबसे पहले कि यहां जब x का मान मैं लूंगा, यहां जो मैं x का मान रखूंगा, ये x का मान किसकी गोदी में, ये x का मान g की गोदी में, किसकी गोदी में, g की गोदी में। तो x का मान कहां से लूंगा, यानी g के x का मान, तो g का x का मान क्या है, b। देखो इस gx फंक्शन में x का मान कहां से रखते हैं, b से रखते हैं, ठीक है। तो यहां b आ जाएगा, फिर यहां ऐसे एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो f का मान है, अब ये क्या है, f का मान, देखो x का मान रखेंगे अपन, x का मान b से रखेंगे तो gx का मान आएगा, gx का मान f की गोदी में बैठा है, f की गोदी में बैठा है, फिर उसके बाद f का मान आएगा। अब f का मान क्या होगा, f का मान कहां से मिलेगा, f का मान सह में मिलता है, ठीक है। f का मान कहां से मिलेगा, सह में से मिलेगा, तो b से लेके b तक। बिल्कुल बोल्ड, गुरुजी बोल्ड हो गए, अब तो धैर्य की परीक्षा समाप्त। तो उसके लिए मैं आपको देखो जो बोल्ड नहीं करने दूंगा, चिंता मत करो बच्चों, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, y बराबर x² प्लस के 3, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये y क्या, मैं fx लिख देता हूँ इसको, एक कलर ले लिया fx, ठीक है। और ये परिभाषित दे दिया मैंने, कहां से लेके कहां तक दूं बच्चों, चलो ए से लेके b में दे देता हूँ, ठीक है, ए से लेके b में। और एक दूसरा फंक्शन दे दिया जी एक्स बराबर साइन एक्स, ये दे दिया, साइन एक्स दे दिया, और ये मैंने परिभाषित कर दिया बच्चों b से लेके c, ठीक है बच्चों। अब मैं समुच्चय a का मान ले रहा हूं, ये समुच्चय अपन ने खुद ने बनाया है, तो मैंने डाल दिया 1, 2, 3, ये डाल दिया। और समुच्चय b इसमें डाल दिया मैंने बच्चों कितना, 4 और 7, और मैंने डाल दिया 3, 12 और 19, ये डाल दिया, ठीक है बच्चों। और c मैंने डाल दिया बच्चों क्या, a b c, ये लो ऐसे डाल दिया, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कितना आ गए, ये 3 समुच्चय a b c और ये फंक्शन है f x g x। अब मुझे चेक करना है क्या, फोग एक्स चेक करना है क्या फोग एक्स संभव है कि नहीं है। तो उसके लिए पहले तो ये चेक करना है कि फोग एक्स होगा, संभव होगा, तो फिर इसमें कैसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x का मान है वो रखना पड़ेगा। अब ये x का मान किसके साथ है, g के साथ, किसके साथ है, g के साथ। तो g जो फंक्शन है, यानी ये x का मान, ये x का मान अपन कहां से रखते हैं, इसमें x का मान b से रखेंगे, कहां से रखेंगे, b से। तो b क्या है, 4, 7, 12, 9, तो ये परिभाषित कहां से कहां होगा, b से, ठीक है। और मान रखने पर अब आपको चेक करना है f का मान, यहां तो देखेंगे, देखो या तो आप इसको ऐसे बोल लो, शॉर्ट ट्रिक में कैसे बोलोगे कि g का जो लास्ट में है ना इधर से, ये आगे से पीछे की ओर चलेंगे, तो पीछे क्या है यहाँ पे g, तो अपन बोलेंगे बच्चों ये कि g का प्रांत, यहाँ पे क्या लिखेंगे, g का प्रांत, तो g का प्रांत क्या है, b, तो b लिखेंगे। और फिर आगे क्या है, f, इस f का क्या लिखना है, सह प्रांत, तो इस f का सह प्रांत क्या है, f का सह प्रांत b से b, ठीक है बच्चों। और बाकी जो है, बाकी जो बचे, तो बाकी अब कौन बच गए, c बच गया और a बच गया, c बच गया और a बच गया, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। देखो बच्चों वापिस से सुन लो, फोग एक्स में क्या होता है कि एफ की गोदी में जी एक्स का बैठेगा जब ये यहां से यहां परिभाषित हो और ये दोनों बराबर हो। इनमें से यदि कोई भी गलत हो गया तो फिर फोग एक्स संभव नहीं होगा। क्या बच्चों सी और ए बराबर है क्या, इसमें देखना, क्या सी और ए बराबर है क्या, सी और ए समुच्चय, ये समुच्चय बराबर है क्या, नहीं है ना बच्चों बराबर, तो ये फोग एक्स नहीं होगा, तो इस वाले केस में फोग एक्स नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जैसे मुझसे बोल दिया गोफ एक्स बताओ, तो गोफ एक्स के लिए आप क्या करोगे बच्चों,
यहां से चलोगे आगे से पीछे की ओर, तो ये जो एफ है इसका तो लेना है अपन को क्या, प्रांत, इसका तो क्या लेना है, प्रांत। तो एफ का प्रांत क्या है, ए, तो ए ले लिया, फिर यहां लगाएंगे। फिर बच्चों जी का क्या लेना है अपन को, सह प्रांत, तो जी का सह प्रांत क्या है, सी, तो ए से लेके सी। ठीक है, ये परिभाषित हो गया, ऐसे लिखना है, फिर कॉमा लगाओगे। फिर बच्चों बाकी के जो बच रहे हैं, तो बाकी के क्या बचे, बी और बी बचे, तो क्या बी बराबर बी है, अरे हाँ, तो बी बराबर क्या हो गया, बी। इसका मतलब जी की गोदी में मैं एफ एक्स बैठा सकता हूं, लेकिन एफ की गोदी में जी एक्स नहीं बैठा सकता। ये खूबसूरती है किसकी, संयुक्त फंक्शन की। ठीक है बच्चों, कॉम्पोजिट फंक्शन में आ गया बच्चों कि अपन किसी की गोदी में किसी भी फलन को ऐसे नहीं बैठा सकते जबकि कि वो अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करे। अब बच्चों देखो, यदि ये समझ में आ गया हो आपको, तो अब आप कोई आपसे बोले बताओ फोग एक्स बताओ इस वाले क्वेश्चन का, तो आप क्या बोल दोगे, फोग एक्स नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि सी ए के बराबर नहीं है। अच्छा कोई बोले गोफ एक्स निकालो, तो हाँ हम गोफ एक्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम, गोफ एक्स निकालो। ठीक है, जी की गोदी में एफ एक्स बैठा लो, फिर जी की गोदी में एफ एक्स बैठाने का मतलब क्या है, ये भी समझ लो, चलो इसको भी समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना, ये तो टर्म एंड कंडीशन समझ में आ गई बच्चों, तो ये कंडीशन आप लिख लेना। ठीक है, मैं भी इसमें लिखा दूंगा बच्चों, इसमें मैं भी लिखा देता हूं, उससे पहले मैं ये बता देता हूं। तो फोक तो नहीं निकाल सकते, इसका अपन क्या निकालेंगे, गोफ, गोफ है। अब कैसे निकालते हैं, देखो जी की गोदी में क्या बैठाऊंगा मैं, एफ एक्स, जी की गोदी में क्या बैठाऊंगा, एफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करो, जी, ठीक है, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बैठा दिया बच्चों। ठीक है, बराबर। अब बच्चों देखो, जी की गोदी में, पहले जी की गोदी में क्या था, एक्स, तो अपना आंसर था साइन एक्स। यदि जी की गोदी में एक्स है तो अपना आंसर है साइन एक्स। यदि जी की गोदी में मैंने यहाँ पे ले लिया टिंकू, क्या ले लिया बच्चों, टिंकू, जी की गोदी में टिंकू, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, साइन की गोदी में टिंकू। इसका मतलब अब इस फंक्शन को बोलेंगे कैसे, कि क्वेश्चन में जो अपन को दिया है उसमें क्या बोलेंगे अपन, कि जी की गोदी में जो भी कुछ होगा उसको अपन साइन की गोदी में बैठा देंगे, उसको अपन सब बैठा देंगे साइन की गोदी में। तो इसका मतलब बच्चों जी की गोदी में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको अपन किसकी गोदी में बैठा देंगे, साइन की गोदी में, तो ये जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ आया बच्चों, तो ये गोफ हो गया। और ये कहां से लेके कहां तक परिभाषित होगा बच्चों, तो ये जो गोफ है ये कहां से कहां परिभाषित होगा, तो एफ का तो अपन को क्या लेना है, प्रांत, तो एफ का प्रांत क्या है, इसमें एफ का प्रांत ए, तो एफ का प्रांत लेना है ए। फिर जी का क्या लेना है, सह प्रांत, तो जी का सह प्रांत क्या है, सी, तो ए से लेके सी में परिभाषित होगा, और ये दोनों बी बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते चलो, हमारा निकालो। समझ आए बच्चों, कोई दिक्कत है बच्चों, कर सकते हो आप, ऐसे 3-3 का भी कर लेना, 4-4 का भी कर लो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज 1.1 तो बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान, बुक की तो है ना, ऐसे धड़ल्ले से जाएगी। तो चलो बच्चों, वो कोई अपन बात नहीं है, अपन को तो थोड़ा सा और अच्छा करना है ना बच्चों। देखो, तो ये तो बच्चों बेसिक सी फील दे दी मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन जैसे मैंने फोग एक्स निकाला, तो ये फोग एक्स की जांच कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो जी का प्रांत लेंगे, जी का प्रांत क्या है, बी, और एफ का क्या लेंगे, सह प्रांत, एफ का सह प्रांत क्या है, बी, तो बी से बी में परिवर्तित होगा। फिर बाकी बच्चे कौन कौन से समुच्चय, ए और सी, लेकिन यहाँ पे बच्चों ए और सी क्या होना चाहिए, बराबर। यदि ए और सी बराबर होंगे तभी जाके अपन क्या निकाल सकते हैं, फोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं बराबर लिख दिया पहले से, ए बराबर सी। देखो यहाँ पे तो ए बी बी सी सी ए दे रखा है ना बच्चों अपन को, तो अब यदि मान लो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दे दिया जाए, यानी ए और सी बराबर नहीं है, ए और सी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होंगे ये, तो फिर इसका मतलब ये फोग एक्स, मतलब ये फोग एक्स नहीं होगा। तो इस वाले केस में अपन फोग एक्स नहीं निकाल सकते, अलाउ ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, जैसे मैंने y बराबर दे दिया गोफ एक्स, गोफ एक्स दे दिया, तो बच्चों गोफ एक्स वाला क्या है, जी की गोदी में क्या बैठना, एफ एक्स। ठीक है, तो अपन ने किसको बैठाया, जी की गोदी में एफ एक्स, तो एफ एक्स का लेना है प्रांत, तो एफ एक्स का प्रांत कितना है, ए, और जी का सह प्रांत कितना है, सी, तो ए से लेके सी, बाकी के जो बचे हैं तो बी बराबर बी आ गया, इसका मतलब गोफ एक्स संभव है। अच्छा, और मैंने निकाला y बराबर फोफ एफ, तो एफ ऑफ एफ, तो इसको बोलेंगे एफ की गोदी में एफ एक्स, एफ की गोदी में एफ एक्स। तो बोलो बच्चों एफ की गोदी में किसको है, एफ एक्स, तो एफ एक्स का प्रांत, तो एफ एक्स का प्रांत कितना है, ए। ठीक है,
फिर एफ का मान, एफ का सेपरांत, तो एफ का सेपरांत क्या है, बी, तो ये तो ए से बी हो जाएगा, ये तो क्या जाएगा ए से बी। तो किसी भी फंक्शन का, किसी फंक्शन सेम फंक्शन है यानी मैं हूं और मैं अपनी ही गोदी में बैठूंगा, तो मुझे किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है परमिशन लेने की, खूब बैठ अपनी गोदी है। हाँ ठीक है बच्चों, समझ आया। तो परफेक्ट में तो ए चलेगी बी में, इसमें कोई कंडीशन चेक करनी होती नहीं है। आगे में बच्चों समझ आया। ऐसे अपन को y बराबर क्या निकालना है, 2x, ठीक है बच्चों, तो इसमें भी संभव है। और बच्चों समझ आ गया। चलो, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई इसकी संयुक्त फलन की। अब अपन को बात करना है मेन, तो क्या है अपना परिसर कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है बच्चों। जब अपन को कुछ भी नहीं दे रहा हो, एग्जामिनर ने ये सब कुछ नहीं बोला हो, और अपन अब इसका परिसर कैसे निकालेंगे। गुरुजी क्या बोल रहे हो आप, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो है राही प्यार के डुचुम। चलो बच्चों अब देखो स्टार्ट करते हैं। क्या मैन जो हार्डिंग है कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकाला, कंपोजिट फंक्शन की रेंज, रेंज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, परिसर। क्या बोलते हैं बच्चों, परिसर। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने दे दिया आपको एक फंक्शन, और मैंने कह दिया आपको बच्चों y बराबर, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये संयुक्त फलन है कि नहीं है, y बराबर साइन की गोदी में भिन्नात्मक फलन, ये ऐसे दिया y बराबर साइन एक्स। तो y बराबर साइन एक्स का मतलब क्या है, ये साइन तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन तो हो गया ट्रिग्नो, ठीक है बच्चों, ट्रिगो। और ये क्या है बच्चों, भिन्नात्मक ऑफ एक्स यानी फ्रैक्शनल फंक्शन। ये क्या है आपके पास, फ्रैक्शनल फंक्शन यानी भिन्नात्मक। इसका मतलब ट्रिग्नो की गोद में क्या बैठ गया अपने पास, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल फंक्शन यानी भिन्नात्मक फलन। तो बच्चों किसी फलन की गोदी में यदि दूसरा फलन बैठ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, संयुक्त फलन। क्या बोलेंगे, संयुक्त फलन। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है बच्चों, रेंज निकालनी है। मैंने कुछ भी नहीं दिया बच्चों, ए से बी में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है, ये तो बोर्ड की बुक में मिलता है बच्चों। आईआईटी की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीधा दे दिया y बराबर साइन और ये फ्रैक्शनल ऑफ x, इसकी परिसर निकालो। क्या निकालो, इसका परिसर। अब बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यदि मैं इसका परिसर निकालना सीख गया तो फिर इसमें यदि यही क्वेश्चन बोर्ड की बुक में आ जाए तो बोर्ड में तो एग्जामिनर अपन को देता है सह प्रांत क्या रखेंगे, प्रांत क्या रखेंगे, मतलब प्रांत क्या रखेंगे, सह प्रांत। तो प्रांत तो सह प्रांत दिया होता है और अपन को मालूम है कि इसकी रेंज सब कुछ रखने पे क्या आ रही है और चेक कर लेंगे, यानी आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, खेलना स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना, इसकी रेंज निकालनी। तो कैसे निकालूंगा मैं इसकी रेंज, तो देखो बच्चों इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, संयुक्त फलन की रेंज निकालने के लिए, इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि जो गोदी में बैठा है ना, जो गोदी में बैठा है उसको बाहर निकालो। तो गोदी में कौन बैठा है बच्चों, इस समय गोदी में कौन बैठा है, भिन्नात्मक ऑफ एक्स बैठा है। तो कौन बैठा है, ये भिन्नात्मक ऑफ एक्स। बच्चों भिन्नात्मक ऑफ एक्स, यदि आपने ग्राफ पढ़ा है भिन्नात्मक फलन का, भिन्नात्मक फलन का यदि बच्चों आपने ग्राफ पढ़ा है तो ये ऐसे बनता है। देखो बच्चों ठीक है बच्चों, भिन्नात्मक फलन का ग्राफ यही होता है। यहां पे ये चलता रहेगा ऐसे, यहां पे बैठता है बच्चों x और यहां पे होता है भिन्नात्मक फलन का मान। तो भिन्नात्मक फलन का मान को कैसे लिखते हैं अपन, कर्ली ब्रेसेस लगा के और ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे बोलता हूं, आपसे क्या बोला है कि जो फलन की गोदी में कौन सा फलन बैठा है, तो फलन की गोदी में कौन बैठा है, भिन्नात्मक ऑफ एक्स। अब मुझे इस भिन्नात्मक ऑफ एक्स का क्या लेना है बच्चों, मान, कहां से कहां तक आएगा, एक्स के सब कुछ रखने पे। देखो एक्स का मान देखो बच्चों, यहां देखो सब कुछ है, सब कुछ, केवल क्या नहीं है बच्चों, देखो जैसे मैंने 2 रखा, ये 1 है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है तो जैसे मैंने x की जगह रखा बच्चों, मैंने 1, x की जगह क्या रखा बच्चों 1, तो दशमलव कितना जाएगा इसका 0, तो 1 की जगह 0 आ गया। जैसे अब बच्चों मैंने रखा 2.7 रखा, 2.7 रखा तो बच्चों दशमलव कितना जाएगा 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो यानी ये x का मान अपन रख रहे हैं यहां से सब कुछ। तो बच्चों भिन्नात्मक ऑफ x में x का मान अपन क्या रख सकते हैं, सब कुछ। तो x का मान अपन क्या रख सकते हैं, सब कुछ।
यानी इसमें जो x का मान है, इसमें x का मान आपको कुछ भी दे रहा हो। अब मैं तो कुछ में भी क्या है, मैं तो वास्तविक संख्या ले रहा हूं ना, वास्तविक संख्या यानी r, तो r क्या ले लिया मैंने, सेप्रांत। ठीक है यानी इस वाले फंक्शन का जो प्रांत होगा, प्रांत क्या होता है, किसी फलन का प्रांत क्या होता है कि अपन ये चेक करेंगे कि उसकी गोदी में अपन क्या बैठा सकते हैं, मतलब x का मान चेक करेंगे, x का मान क्या बैठा सकते हैं। तो इस वाले केस में तो बच्चों x का मान सब कुछ बैठा सकता हूं मैं, कुछ भी रखो x का मान, क्योंकि भिन्नात्मक फलन में तो अलाउ है सब कुछ रखने पे। लेकिन इस मान कहां से कहां मिलता है, केवल 0 से लेके 1 तक केवल एक मान मिलेगा। भिन्नात्मक ऑफ x का मान, ये मैं x का मान नहीं कह रहा, मैं भिन्नात्मक ऑफ x का मान कह रहा हूं। तो भिन्नात्मक ऑफ x का मान कहां से कहां मिलता है, 0 से लेके 1 तक। तो 0 पे क्या लगाना है आपको, क्लोज ब्रैकेट 0 मिलेगा, और 1 क्या है, ओपन ब्रैकेट, 1 का भी नहीं मिलता, 1 पे मिला है। तो भिन्नात्मक ऑफ x का मान क्या जाएगा बच्चों, 0 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत है बच्चों, देखो समझ में आ गया। अच्छा, भिन्नात्मक ऑफ x में x का मान, अब आपसे कोई बोले बताओ भिन्नात्मक ऑफ x का प्रांत क्या होगा, तो भिन्नात्मक ऑफ x का प्रांत क्या होता है, सब कुछ। भिन्नात्मक ऑफ x का मान क्या होता है, सब कुछ। भाई देखो मैं x की मान क्या क्या रख सकता हूं, तो कुछ भी रख लो x का मान, सब कुछ। और कोई आपसे बोले तो वो सब कुछ होता है, वो प्रांत होता है। और कोई आपसे बोले भिन्नात्मक ऑफ x का परिसर क्या होगा, तो भिन्नात्मक ऑफ x का परिसर होता है भिन्नात्मक ऑफ का मान, भिन्नात्मक फलन का मान भिन्नात्मक फलन का परिसर होता है। तो मान कहां से कहां मिल रहा है, इसमें केवल 0 से लेके 1। तो प्रांत हो गया सब कुछ और मान हो गया 0 से लेके। चलो, तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो भी संयुक्त फलन है पहले आप ये चेक करो कि इसकी गोदी में कौन बैठा है, उसको बाहर निकालो और उसके फलन का मान यानी उसका परिसर लिखो। क्या लिखो, उसको परिसर, तो उसका परिसर दिया। ठीक है, और जैसे ही परिसर आ गए उसको आप क्या मानोगे बच्चों, इसको माना ए। जैसे कि अपन ने एलिमेंट्री मेथड यूज में लिया था ना बच्चों, तो वैसे मैंने क्या माना ए, इसको मैंने क्या मान लिया ए। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। अब क्या जाएगा, y बराबर साइन ए। ठीक है बच्चों, और यहां पे अब साइन का जो ग्राफ है, अब किसका ग्राफ बनाओगे बच्चों, आप साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, सारा खेल ग्राफ का है, संयुक्त फलन की रेंज निकालने में सारा खेल किसका है बच्चों, ग्राफ का। तो साइन का ग्राफ ये बनता है बच्चों। लेकिन बच्चों ये ग्राफ कब बनता है, जब साइन की गोदी में अपन सब कुछ बैठाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है x का मान, और यहाँ पे क्या आता है बच्चों, साइन x का मान y पे। ठीक है, यहाँ पे तो x का मान आता है, यहाँ साइन x का मान आता है। यानी साइन की गोदी में जो भी कुछ बैठा है ना, वो सब अपन यहाँ से बैठाएंगे। ठीक है, और उसके कोरेस्पोंडिंग जो मान आएगा उसको अपन यहाँ हाईलाइट करेंगे। तो ये तो होता है बच्चों -1, ये होता है +1। बच्चों अब आपसे कोई बोले कि बताओ साइन का प्रांत क्या होगा, तो साइन का प्रांत तो सब कुछ है। साइन की गोदी में सब कुछ बैठाओ, देखो ग्राफ बन रहा है ना, साइन की गोदी में कुछ ही बैठाओ, साइन का मान आएगा। ठीक है, तो साइन का प्रांत क्या होगा, सब कुछ। प्रांत का मतलब समझ आया कि साइन की गोदी में जो x है उसकी जगह अपन क्या रख रहे हैं, उसका मान कहां से रख रहे हैं, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में से सब कुछ, यानी r में कुछ भी रखो, -1 से लेकर +1 तक, तो प्रांत हो गया r। अब आपसे कोई बोले साइन x का परिसर क्या होता है, तो साइन x का परिसर क्या होगा, -1 से +1, यही हो। लेकिन अब आपसे साइन x ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है y बराबर साइन ए, y बराबर साइन ए, जहां a आपको पहले से दे रखा है। अब a क्या है यहाँ पे, यानी जो साइन की गोदी में बैठा है ना, उसको उसने लिमिटेड कर दिया। यानी अब साइन की गोदी में सब कुछ नहीं बैठेगा, साइन की गोदी में केवल क्या बैठेगा, 0 से लेके 1 ये बैठेगा, 1 भी नहीं बैठेगा, 0 से लेके 1। अब अपन को इस ग्राफ में 0 हाईलाइट करना, 0 कहां आता है, तो इस ग्राफ में 0 यहां मिलेगा। तो x का जो मान है 0 से छोटा, क्या मैं ये रखूंगा क्या x के मान, नहीं। जब ये मान रखूंगा नहीं तो ये वाला ग्राफ बनेगा नहीं, जब मान रखूंगा नहीं तो ये ग्राफ बनेगा नहीं। समझ आया बच्चों। और कहां तक रखूंगा मैं, ये मान 1 तक, कहां तक रखूंगा, 1 तक। 1 कहां मिलता है, तो बच्चों देखो ये जो मान होता है ये होता है π/2, ये कितना होता है π/2। तो बच्चों पाई का मान अप्रोक्सीमेट कितना होता है 3.14, तो π/2 का मान कितना होगा बच्चों 1.57। ठीक है बच्चों 1.57, और π/2 का मान 1.57, तो π/6 का मान यानी इसका भी आधा कर दो, तो π/4, तो π/4 इसका आधा करेंगे तो बच्चों 150 का आधा करेंगे 0.75 यानी 0.75 के आसपास।
सॉरी बच्चों, तो समझ में आया आपके पास। तो यानी एक जो मान होगा वो एक मान कहां मिलेगा, π/4 और π/2 के बीच में। तो π/4 तो यहां आता है बच्चों, π/2 यहां आएगा, तो एक मान इसके बीच में। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा जूमिंग कर देता बच्चों, ये एक, ठीक है बच्चों। तो ये होता है π/2 और ये π/2 अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1.5। तो आपका जो एक मान आएगा वो एक तो यहां मिलेगा बच्चों, एक यहां मिलेगा। अब इस एक को रखने पे एक के कोरस्पॉन्डिंग जो ये वाला मान मिल रहा है, ये वाला मान कितना होगा बच्चों, sin 1, कितना हो जाएगा sin 1, ठीक है बच्चों। अब एक अपन को एक अपन रख रहे क्या, नहीं एक तो रखना ही नहीं है, एक से छोटा रखना है, तो एक अपन ने रखा ही नहीं, और ये तो ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है, एक के बाद तो गए नहीं, और एक भी नहीं रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्या जाएगा बच्चों, ओपन ब्रैकेट। तो 0 से लेके 1 तक बस केवल यही मान रखेंगे। तो 0 से 1 तक रखेंगे अपन, तो साइन का मान केवल कहां से कहां मिलेगा, 0 से sin 1 तक। तो 0 से sin 1, 0 मिलेगा, sin 1 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 नहीं है। तो y बराबर sin a में जो sin a का जो ग्राफ बनेगा, मतलब sin a का जो मान आएगा, वो मान कहां से कहां आएगा बच्चों, 0 से लेके sin 1 ओपन ब्रैकेट। समझ आया बच्चों, समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। तो ये क्या जाएगा, साइन भिन्नात्मक x की परिसर क्या हो जाएगी, 0 से लेके sin 1 तक। गुरुजी बोल्ड हो गए, बोल्ड, ठीक है बच्चों। तो बोल्ड नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। तो अब अपना ये क्वेश्चन समझना बच्चों वापिस से, y बराबर साइन की गोदी में भिन्नात्मक ऑफ x दिया है, रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी गोदी में बैठा है उसको साइड में लाओ, उसका मान लिखो, उसका क्या लिखो, मान, यानी फलन का मान। तो फलन का मान, अब ये भिन्नात्मक फलन का मान क्या है बच्चों, परिसर, मान मतलब परिसर, क्या होता है परिसर, 0 से लेके 1 तक, ये अपन जानते हैं। फिर इसको आप माना a, क्या मान लो, माना a, तो y बराबर साइन ही हो गया। अब बच्चों साइन की गोदी में अपन सब कुछ बैठा सकते हैं, लेकिन अब इसने सब कुछ नहीं बैठाया, इसने क्या बैठाया, 0 से लेके 1, केवल 0 से लेके 1 बैठाओ। तो 0 से लेके 1 में चेक करेंगे तो साइन का मान कहां से कहां मिल रहा है, 0 से लेके sin 1 तक। तो y बराबर साइन भिन्नात्मक x की रेंज क्या हो गई, 0 से लेके sin 1 तक, ठीक है। जो समझ में आएगा, कोई दिक्कत है क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो उल्टा ले लो, उल्टा कैसे लो, अभी मैं दिखा देता हूं आपको उल्टा। बच्चों मैथ के जो लेक्चर है ना वो रेगुलर नहीं आ रहे, उसके पीछे की भी एक खास वजह है बच्चों, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच। चलो बच्चों अब थोड़ा सा मैं इसी में कंफ्यूज कर देता हूं। अब मैंने क्या करा, भिन्नात्मक फलन की गोदी में x की जगह sin x बता दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये भी सेवंथ फलन है, क्यों भाई, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल है और फ्रैक्शनल की गोद में ट्रिग्नोमेट्री है, तो सेवंथ फलन है। और बच्चों किताब में कहीं भी जिक्र नहीं है, ऐसे फंक्शन की किताब में जिक्र ही नहीं है आपकी आरबीएससी की बुक में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सब कुछ करा रहा हूं कि कुछ भी हो आप कर लोगे बच्चों, कुछ भी दिया हो आप कर सकते हो, ठीक है, बस प्रोसीजर देखो। मतलब ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्या है, संयुक्त फलन है, क्यों, क्योंकि भिन्नात्मक फलन की गोदी में ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चों जो गोदी में बैठता है उसको साइड में लाओ, कौन गोदी में बैठा है, ट्रिग्नोमेट्री है, sin x बैठा है, तो sin x को साइड में लाओ और इसका मान लिखो। अब बच्चों sin x का मान अभी अपन जानते हैं, sin x का मान क्या होता है बच्चों, -1 से +1, -1 से +1। और ये -1 से +1 कब होगा, जब ये x का मान क्या हो, सब कुछ, जब x का मान क्या हो, सब कुछ, यानी x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या हो, r। भाई इसकी गोदी में तो कुछ मान रखेंगे ना अपन, ठीक है बच्चों। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि इसकी मान कौन बैठेगा, क्या बैठेगा, ये अपन प्रांत निकालने से। तो फलन का प्रांत निकालना आपके सर ने सिखाया होगा बच्चों 12th 11th क्लास में, कि किसी फलन का प्रांत कैसे निकालते हैं। तो साइन का प्रांत क्या होता है, r, सब कुछ बैठाओ, साइन की गोदी में सब कुछ अलाउ है, कुछ भी बैठाओ। कुछ का मतलब ये नहीं कि बर्फी गुलाब जामुन ये बैठा दो, वास्तविक संख्या के समुच्चय में से लेना है, ठीक है, जो रियल नंबर होता है जो वही वैल्यू रहता है। क्या गुरुजी पढ़ाई करते समय क्या बर्फी रसगुल्ले, अब मुंह में पानी आ गया गुरुजी, अब पढ़ने का मन और नहीं करेगा, अब तो खाने का मन करेगा। अब भी जाता हूँ रसोई में, लेक्चर बाद में देखूंगा, है ना बच्चों। क्या आप ऐसे करोगे, हाँ करना बच्चों, मैं भी करता हूँ, आप भी करना। चलो बच्चों, तो ये समझ में आया, ठीक है। तो sin x का मान क्या है, -6।
अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी मान लो उसने एग्जामिनर ने अपन को ये x बिलोंग्स टू r नहीं दिया, एग्जामिनर ने अपन को दे दिया n से लेके r ऐसा कुछ दे दिया, तो अब इस समय x की गोदी में कौन बैठेगा? इस समय x की गोदी में बैठेगा 1 2 3 4 5। अब सब कुछ नहीं बैठेगा 1 2 3 4 5, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर इतना क्रूर नहीं है, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं कराता। जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें एग्जामिनर आपके दिमाग की परीक्षा लेता है, आपके हाथों की या कैलकुलेशन की परीक्षा नहीं लेगा बच्चों। ठीक है, वो दिमाग की, तो ऐसे भद्दा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कभी भी। तो सब कुछ बैठाया तो -1 से +1 आ गया। चलो, और इसको अपन क्या मानेंगे बच्चों? माना ए। क्या नाम देंगे? माना ए। ठीक है, तो इस पूरे को ये नाम दे दिया, तो अब y बराबर क्या हो गया बच्चों? a बैठ गया, ये a आ गया। अब भिन्नात्मक फलन का ग्राफ अब ये अपन ने बनाया, सब कुछ बैठाते हैं तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चों, यहां आता है 0, यहां आता है 1, यहां आता है -1। क्या मैं अब देखो बच्चों, पहले तो मैं भिन्नात्मक में सब कुछ बढ़ा देता था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं बैठाया, मैंने a बैठाया है। एक मतलब इसका मान कहां से कहां तक है? -1 से +1। तो -1 से +1 है तो यानी ये कट जाएगा, अब यहाँ आएगा नहीं, और इसके बाद की बात करेंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं, रखना ही नहीं है तो ग्राफ आएगा नहीं, तो ग्राफ केवल इतना सा बचेगा। ठीक है, अब यहां मैंने a रखा तो ये ग्राफ होगा भिन्नात्मक ऑफ a का। ठीक है, चलो -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 0, और 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है, चलो, और जब मैं आगे बढ़ूंगा यहां से यहां जाऊंगा, -1 और +1 के बीच की संख्या जब मैं ये रखूंगा तो मेरे पास मान ऐसे बढ़ता चलेगा, फिर 0 पे आगे फिर 0 जाएगा, फिर यहाँ बढ़ेगा। तो अब कोई आपसे बोले बताओ भिन्नात्मक ऑफ a का मान कहाँ है? तो 0 से लेके, तो ये मान कितना है? 0 से लेके 1 पे ओपन ब्रैकेट। तो बच्चों इस वाले सेवंथ फलन की रेंज क्या हो गई? 0 से लेके 1। तो बहुत सिंपल सा है, आप कर सकते हो बच्चों। आपको अभी टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी। ठीक है बच्चों, एक बार कैमरा देख लेते हैं अपन, सही चल रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जो, चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 3, चलो y बराबर साइन की गोदी में cos x। ओहो, अरे गुरुजी ये तो सेम फंक्शन की गोदी में फंक्शन है, ट्रिग्नो की गोदी में ट्रिग्नो, ट्रिग्नो की गोदी में ट्रिग्नो, ट्रिग्नो की गोदी में ट्रिग्नो, ये ले लिया। अब आपसे बोला बताओ इसका परिसर क्या ज्ञात करना है? इसका परिसर तो समझ में आया बच्चों, कैसे करेंगे? कौन बैठा है गोदी में? cos x। चल भी नालायक, यहाँ पे बोलो cos x का मान कहां से कहां होता है बच्चों? -1 से +1 अपन जानते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे माना ए। क्या बोलेंगे बच्चों? माना ए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा? y बराबर साइन ए। अब क्या जाएगा? साइन ए। फिर बच्चों आपको क्या करना है? साइन का ग्राफ बनाना है। साइन का ग्राफ जो बनाया है, सब कुछ होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब यहाँ a देखो, चलो मैं बना देता हूँ, ये है ना बच्चों। अब देखो यहाँ मान केवल कहां से कहां लेना पड़ेगा? -1 से +1। -1 कहां आता है बच्चों? एक कहां आता है बच्चों? π/2 से पहले आता था एक, अभी मैंने किया था पहला क्वेश्चन में π/2 से पहले। तो यहाँ बच्चों ये है -π/2, तो -π/2 से यहाँ आएगा -1। ठीक है बच्चों, तो अपन को मान केवल -1 से +1 करना है, तो -1 से +1 के बीच में अब इसको आप काट दो, ये हटा रहे, ये ग्राफ बनेगा नहीं, और डिशम ये ग्राफ नहीं बनेगा, ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन का ग्राफ केवल ये बनेगा ऐसे, ये यहां होगा बच्चों a और यहां होगा बच्चों साइन ए। ठीक है बच्चों, तो एक रखूंगा तो बोलो मान कितना मिलेगा? यहाँ पे एक रख रहा हूं ना, प्लस के एक देखो क्लोज है ना, तो रखूंगा मान तो सॉलिड आएगा, तो यहाँ मान आ जाएगा साइन ए। क्या जाएगा बच्चों? साइन ए। ठीक है,
एक रख दूंगा ना गोदी में तो साइन एक आ जाएगा, और यहाँ माइनस एक रखूंगा तो बच्चों कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन। समझ बच्चों क्यों? अब क्या बच्चे कहने लगे गुरुजी ये क्या, अरे गुरुजी अरे बच्चों मैंने बोला है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा। तो अब जब मैं वैल्यू ए की ये रखूंगा तो साइन ए की वैल्यू कहां से कहां मिलेगी, साइन ए की वैल्यू यहां से और यहां मिलेगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां जाएगी बच्चों, माइनस के साइन एक्स से लेके प्लस के साइन एक्स, ओहो क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसका आंसर। अरे यार कुछ ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो एक और क्वेश्चन ले लो बच्चों, बस इसमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ग्राफ नहीं आता तो बोल्ड हो आप, क्लीन बोल्ड, मैं नहीं बता सकता आपको, नो बॉल भी नहीं दूंगा। सही है बच्चों, चलो एक और देखो बेटू, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, घुमा दू, बहुत अच्छा सा घुमा दू, चलो घुमा दो लो। चलो घुमा देता हूं, चलो घुमा देता हूं, एक ही पावर एक्स स्क्वायर, ये लो ये ले लिया, और ये सिंपल सा ही दे देता हूं। चलो बच्चों ना, चलो बच्चों अब ये ई होता है, ई क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन, क्या होता है बच्चों, चरघातांकी फलन, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यानी ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी हकीकत में जो चरघातांकी फंक्शन होता है उसकी शक्ल होती है y बराबर e की पावर x, ये होती है हकीकत में, तो ये होती है चरघातांकी फलन की शक्ल। लेकिन बच्चों अब मैंने y बराबर e की पावर x की जगह क्या लिखा है बच्चों, x की जगह लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर, यानी मैंने चरघातांकी फलन की गोदी में क्या बैठा दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को समझ आ गया ना, ये सेल्फ फलन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि ऐसा होता तो फलन होता, x की जगह मैंने क्या बैठा दिया एक्स स्क्वायर, तो अब ये क्या जाएगा बच्चों, संयुक्त फलन, ठीक है बच्चों, समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या? ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब रेंज निकालने तो क्या करना है, सबसे पहले गोदी में कौन बैठा है, मतलब किसकी जगह किसने ली है, एक्स की जगह किसने ली है एक्स स्क्वायर, तो उठा के बाहर लाओ ना इसको, चल यहाँ एक्स स्क्वायर का रेंज बोलो कहां से कहां होता है बच्चों, 0 से लेके अनंत होता है, क्या होता है बच्चों, ऐसे देख लो ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो धनात्मक मान आएगा, और नेगेटिव नंबर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, 0 रखेंगे तो 0, धनात्मक रखेंगे धनात्मक, तो 0 से लेके कहां आएगा इनफिनिटी, तो एक्स स्क्वायर का मान 0 से लेके इनफिनिटी, इसको आप क्या मानोगे, ए माना, क्या माना ए। तो अब ए की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर क्या जाएगा, e की पावर ए, y बराबर क्या जाएगा e की पावर ए। अब e की पावर x का चला जाता है कि फलन क्या होता है बच्चों, ऐसे होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब यहाँ पे मैं x बैठाता हूँ, यहाँ पे मैं e की पावर x बैठाता हूँ। अब मैंने x बैठाया क्या, नहीं मैंने यहाँ पे a बैठाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, e की पावर a। अब पहले a का मान देखो, a का मान कहां से कहां है, 0 से अनंत, तो 0 ये रहा और अनंत ये रहा यहाँ, तो बच्चों ये कभी नहीं आएगा ये इधर का ग्राफ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि मान रखा ही नहीं, जब मान रखा ही नहीं तो ग्राफ बनेगा कैसे बच्चों, समझ आया, ये मान रखा ही नहीं तो यही आएगा। तो चलो 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और धीरे 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 कहां पहुंच जाएगा, अनंत पे। तो यहाँ पे बोलो मान कहां से स्टार्ट होगा, तो e की पावर a का मान कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, 1 से लेके अनंत पे, ओके। तो कोई आपसे बोले y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होगा, तो y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होगा, 1 से लेके इनफिनिटी तक मान जाएगा बच्चों, समझ आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों देखो, इसी में मैं आपको पढ़ा देता हूँ अवकलन, 11th क्लास में अवकलन पढ़ लिया होगा आपने बच्चों, संयुक्त फलन का अवकलन। अभी मैं एकदम से याद आ गई मेरे बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ संयुक्त फलन का अवकलन कैसे निकालते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो संयुक्त फलन का अवकलन। बच्चों मैं चाहूँ ना इस संयुक्त फलन के ऊपर 10 दिन बिगाड़ दो बच्चों, मतलब बिगाड़ क्या दो, 10 दिन रिसर्च कर दो खोल के पूरी मैथ संयुक्त फलन की, ठीक है। और आपकी जो बुक में संयुक्त फलन है बच्चों, मुश्किल से 5 दिन से ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 दिन से ज्यादा पूरे क्वेश्चन करने पे
10 दिन तक तो मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के। जी ज्यादा मत फेंको, अब आ जाओ। हाँ, संयुक्त फलन देखो, जो संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करते हैं बच्चों। अवकलन क्या होता है बच्चों, अवकलन होता है तोड़ने की प्रक्रिया। और हम तो माहिर है, अच्छे अच्छे को तोड़ देते हैं बच्चों। अवकलन क्या होता है बच्चों, सीधी शब्दों में तोड़ना, किसी फलन को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अवकलन। चलो ठीक है, ये तो अपनी अपनी भाषा में बात है, मैथमेटिकल नहीं बोला मैंने, अपनी भाषा में समझने के पॉइंट ऑफ से। तो बच्चों देखो, मैंने लिखा है फलन y बराबर f ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखूंगा बच्चों, ये संयुक्त फलन है, यानी इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, f की गोदी में क्या लिखूंगा बच्चों, जी एक्स। और हाँ गुरु जी, f की गोदी में क्या लिखूंगा, जी एक्स। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन। क्या करना है बच्चों, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो इसको लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करूंगा ना, यानी इसको तोड़ूंगा तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा। फिर अपन को अवकलन करना है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, अपन ये जो f है यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से पहले मैं f को तोड़ूंगा। किसको तोड़ूंगा, f को। तो f को तोड़ दो, ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह होता है बच्चों। f को तोड़ा यानी पहले मैंने f का अवकलन कर दिया, और इसके अंदर जो gx उसको ऐसे कैसे बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, चल भी तो बैठ, ठीक है बच्चों। फिर जो अंदर बैठा है ना उसको तोड़ेंगे, फिर जो अंदर बैठा है उसको तोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तोड़ दिया। फिर इसके अंदर जो बैठा है, इसके अंदर क्या बैठा है, x का x के सापेक्ष कितना देता है बच्चों, a। तो ये होता है बच्चों इसका अवकलन, है ना बच्चों। अब जैसे मुझे करना है इसका अवकलन करना है, तो y बराबर साइन की गोदी में क्या है बच्चों, cos x। तो बच्चों पहले अपन यहां से तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। बोलो बच्चों तोड़ो, साइन का अवकलन कितना होता है, cos। साइन का अवकलन कितना होता है, cos। तो cos, और इसकी गोदी में जो है उसको ऐसे कैसे बैठा दिया, चल फिर मतलब इनटू। जब भी अपन फिर बोलेंगे ना मैथमेटिक्स में, फिर कल बाहर आएगी, ऐसे नहीं बच्चों, वो फिर वाला। तो फिर होता है ना, उसमें अपन क्या लगाते हैं बच्चों, इनटू, ठीक है बच्चों। अब क्या है इसकी गोदी में cos, चल भी तू बाहर, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स। cos का अवकलन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। फिर x करेंगे तो 1 होता है, तो ये इसका आंसर अवकलन। ऐसे बच्चों मुझे इसका करना है, तो y बराबर e की पावर x स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स। पहले मैं किसको तोड़ूंगा बच्चों, e को। तो e का अवकलन कितना होता है, e है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे कैसे बच्चों, चरघातांकी फलन बहुत ही नकटा फलन है, फंक्शन की में है ना, मैथमेटिक्स की दुनिया में जो फलन होता है उसमें चरघातांकी फलन बहुत ही नकटा है। इसका अवकलन और इसका समाकलन सेम ही होता है बच्चों, चाहे इसको तोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, ऐसे कैसे रहेगा। चरघातांकी फलन में कौन सा, e की पावर x, एक स्पेशल केस है e की पावर x। चरघातांकी फलन में कई प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा, आपको आता होगा, बता क्या नहीं रहा, आता होगा आपको, ठीक है, पढ़ लिया होगा। हाँ, तो e की पावर x, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। फिर गोदी में कौन था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, ठीक है बच्चों। फिर कौन है x, x का करेंगे तो a, खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, समझ आया बच्चों। तो मैंने आपको रेंज निकालना सिखा दिया, और मैंने आपको अवकलन में बता दिया कॉम्पोजिट फंक्शन का, ठीक है। और कॉम्पोजिट फंक्शन हर किसी का नहीं निकलता, उसके लिए अपन को कंडीशन भी चेक करनी होती है, तो वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर मैं आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 1.1 भी डिस्कस कर लूंगा, है ना, ताकि आप आगे तो बढ़ो बच्चों। क्या बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी क्या रेंज निकाल, क्या 11वीं पढ़ा रहे गुरुजी आप। फिर कई बच्चे सोच रहे हैं अरे 11वीं में तो हमने पढ़ाई नहीं हो। चलो बच्चों कोई नहीं, अब आ जाओ बच्चों, अपन क्या एक क्वेश्चन वाले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लो, ठीक है। खतरनाक सा ले लेते हैं बच्चों, बहुत खतरनाक सा ले लेंगे, है ना। अरे गुरुजी कितना खतरनाक हो गई, बहुत खतरनाक। अच्छा ले लो तो, इच्छक दाना दाने ऊपर दाना, इच्छक दाना। ये लो बच्चों, ये ले लिया। और गुरुजी ये क्या ले लिया,
तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स प्लस के 4। ठीक है बच्चों, ये लिया। अब इसमें बच्चों किसकी गोदी में किस हमको मालूम नहीं चल रहा, तो बच्चों याद करो, देखो ये स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका एक कम, फिर यहाँ 0। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, द्विघात समीकरण। देखो द्विघात, नहीं समझ आया बच्चों, द्विघात बन रहा है ना। यदि मैं यहाँ साइन एक्स की जगह बच्चों मैं a मान लेता हूँ, तो साइन एक्स की जगह यदि मैंने a माना, साइन एक्स को क्या माना बच्चों मैंने a माना, ठीक है, तो कितना रहेगा y बराबर a स्क्वायर माइनस के 2a प्लस के 4। और ये तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अरे कुछ नहीं, मतलब द्विघात फंक्शन, उसको द्विघात समीकरण का बोलते हैं जब y का मान 0 होता है, समीकरण का बोलते हैं जब y का मान 0 होता है। अभी y का मान 0 नहीं है ना बच्चों, तो ये कहलाएगा द्विघात फलन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बच्चों अब ये जो फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोलो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की गोदी में क्या बैठा है, साइन एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन की गोदी में क्या बैठा है, साइन एक्स बैठा है। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स को साइड में लाओ और साइन एक्स की रेंज देखो। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है बच्चों, -1 से +1। ठीक है बच्चों, तो -1 से +1, तो अभी आ गया। अब मुझे क्या लेना है बच्चों, इसका बनाना है। तो बच्चों इसका बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहां बच्चों y बराबर a स्क्वायर माइनस 2a लिखो, फिर प्लस के 4 लिखो। लिख दिया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत है, प्लस के 4 को तो बाहर ले लो, बाद में जोड़ लेंगे, पर रेंज में तो कोई फर्क ही नहीं है। अब बच्चों मुझे इसको उठाना है, a स्क्वायर माइनस 2a, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो बीटा। क्या मान लो, बीटा। तो अब बीटा की रेंज निकालो अलग से पहले। तो बीटा बराबर कितना है बच्चों अपने पास, a स्क्वायर माइनस के 2a, इसकी रेंज निकालनी। तो बीटा बराबर a कॉमन ले लो, तो a माइनस के 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो बीटा बराबर क्या होगा, a माइनस के 2। अब बच्चों मुझे इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ऐसा ग्राफ, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है बच्चों, 11th क्लास में मैंने आपको बताया बच्चों, मेरे वो वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वाले है ना बच्चों, तो उनको तो मालूम है वेवी कर्व मेथड। और ये वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है बच्चों, क्योंकि उन्हें पढ़ रखा है। तो वेवी कर्व मेथड से अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तो आएगा बच्चों, देखो बीटा बराबर a, तो यहां तो आएगा a, और यहां आएगा बच्चों बीटा का मान। ठीक है, y का मान y अक्ष पे, x का मान x अक्ष पे। ठीक है, चलो अब देखो a का मान क्या रखेंगे, तो वेवी कर्व मेथड में अपन को निकालना होता है बच्चों क्रांतिक बिंदु। तो a का मान क्या रखें कि बीटा के लिए 0 हो जाए। तो a का मान 0 रखेंगे, तो 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो उसे अपन बोल रहे हैं क्रांतिक बिंदु। तो 0 क्रांतिक बिंदु क्या, वेवी कर्व मेथड में बच्चों सबसे पहले अपन को क्या निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु। क्या निकालना होता है, क्रांतिक बिंदु। क्या होते हैं क्रांतिक बिंदु बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वे एक्स के वे सभी मान, या इधर ए के वे सभी मान जिनके लिए बीटा का मान क्या हो, 0। यदि यहाँ पे y होता है, यहाँ x होता, तो क्या बोलते हैं, x के वे सभी मान जिनके लिए y का मान 0 हो जाए या अपरिभाषित हो जाए। अपरिभाषित मतलब अनंत आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगी, अपरिभाषित। तो x के, अब इस वाले केस में क्या बोलेंगे, a के वे सभी मान जिनके लिए बीटा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे अपन बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो बोलो बच्चों क्रांतिक बिंदु एक तो आ गया 0, a का मान 0 रखेंगे तो ये बीटा मान 0 हो जाएगा। फिर a का मान 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, तो बीटा मान 0 हो जाएगा। तो 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। समझाया बच्चों, तो ये क्रांतिक बिंदु हो गया और एक ये क्रांतिक बिंदु हो गया। ठीक है, अब बच्चों अपन को क्या लेना है कि यहाँ पे देखना है कि a स्क्वायर क्या है, किसका सीन है, पॉजिटिव का। तो पानी भरता हुआ परवलय बनेगा, यानी ऐसे ये, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। तो a-2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। वेवी कर्व मेथड से बच्चों अपने सिखाया है, नहीं आता तो बच्चों बोल देना, मैं ये भी चीज सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब बच्चों मुझे क्या लेना है कि a का मान चेक करना है। किसका मान चेक करना है, a का मान। भाई a का मान जो है, a का मान केवल कहां से का रखेंगे अपन, -1 से +1। और a का मान कहां से का रखेंगे, -1 से +1। तो -1 कहां मिलेगा, ये -1 मिलेगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, देखो थोड़ा सा मैंने वो बना दिया बच्चों, थोड़ा सा पास में बनाया था ना, और तो a का मान -1, तो -1 यहां मिलेगा। -1 क्यों रखो बच्चों, तो -1 -2 तो -3, और a का मान -1,
तो -1 -3 तो 3, तो -1 रखेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 3। अब बच्चों इधर तो अपन है ही नहीं, -1 से इधर तो जा ही नहीं सकते, तो ये वाला ग्राफ बनेगा नहीं ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ आएगा नहीं, यहीं रुक जाएगा। फिर कहां तक चलेंगे अपन, 1 तक, कहां तक चलेंगे 1 तक, तो 1 कहां मिलेगा बच्चों, तो 0 और 2 के बीच में क्या मिलेगा बच्चों 1, तो यहाँ 1 तक चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब 1 का मान रखो, 1 का मान बोलो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 और 1 -2, तो 1 -2 कितना हो जाएगा -1, और 1 को -1 से गुना देंगे तो -1, तो ये कितना मान आ जाएगा बच्चों -1 के बाद अपन जाएंगे नहीं, तो ये मान रखेंगे नहीं, तो एडिशन, तो कहां तक आएगा केवल मान यहाँ। समझ आएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो जब मैं a का मान, इस वाले क्वेश्चन में a का मान -1 से +1 रखूंगा, तो बीटा का मान कहां है, तो बीटा का मान कहां से कहां आएगा, -1 से 3 की तरफ, -1 से 3 की तरफ। अरे मजे आ गए, खतरनाक, मतलब खतरनाक बिल्कुल। तो बीटा का मान आ गया बच्चों, तो बीटा का मान कहां से कहां निकाला बच्चों अपन ने, -1 से 3। अब बच्चों बेसिक एलिमेंट्री मेथड नंबर 1 लगेगा, बीटा में क्या जोड़ना है 4, तो बीटा में क्या जोड़ूंगा 4, तो 4 जोड़ो बच्चों, तो -1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, तो बीटा +4 का मान कहां से कहां गया बच्चों, 3 से लेके 7, और बीटा +4 ये क्या कहलाएगा बच्चों y, और y क्या कहलाएगा बच्चों, तो इसकी रेंज क्या आ गई 3 से लेके 7 तक। यार मुझे पूरा मतलब, अब जैसे ये है तो y बराबर sin² x - 2 sin x + 4 में x का मान कुछ भी बैठाओ, x का मान कुछ भी बैठाओ, y का मान केवल कहां से कहां मिलेगा 3 से लेके 7, बैठा भी देंगे, इच्छा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो बैठा लो। x का मान क्या बैठाओ 0 ही बैठा के देख लो, x का मान क्या बैठा कर लो 0 रखेंगे, तो sin 0 के 0, ये 0 तो 4, 4 3 और 7 के बीच में है, गुरुजी मैं 0 नहीं बैठाऊंगा, मैं 90 बैठाऊंगा, 90 बैठा ले, 90 डिग्री बता रहे, 90 डिग्री का मतलब पाई का मतलब होता है 3.14 बैठाऊंगा, 3.14 बैठाओ यानी पाई बैठा है, साइन पाई अच्छा 180 नहीं पाई/2 बैठाओ, पाई/2 यानी 90 डिग्री बोलो, पाई/2 रेडियन बोलो, या फिर इसको नंबर में बोलेंगे 1.57, ठीक है। तो मैंने x गोदी में क्या बैठा है 1.57, तो 1.57 का मतलब पाई/2 बैठाओ चाहे 90 डिग्री बताओ। तो अब क्या ही बच्चे तो बोल रहे होंगे अरे गुरुजी ये ऐसा भी होता है क्या, 90 डिग्री पाई/2 रेडियन, ये तो सुना है, ये कभी नहीं सुना, अब सुन लो बेटा, ये चीजें सुननी पड़ेगी, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो x जगह 1.57 रखा, तो 1.57 का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये जाएगा 1 - 2 + 4, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 में 2 गए तो 3 आ गया, मतलब इससे छोटा कभी मिलेगा ही नहीं मान, और 7 से बड़ा कभी नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा 7 मिलेगा, 3 और 7 के बीच में आने वाले सब कुछ मिलेगा। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है आपको? ओके बच्चों, तो ये रेंज ये हो गया संयुक्त फलन। बच्चों अब किताब निकालना, अब आप किताब निकालोगे 1.1 के संयुक्त फलन के कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको परिभाषित दे रखा है कहां से लेके कहां तक, ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले फोगेक्स गोफेक्स की कंडीशन चेक करना, जो मैंने आज कंडीशन बताई थी ना कि क्या मैं बता सकता हूँ क्या, पहले वो कंडीशन चेक करना, फिर उसके बाद फोग गोफ निकालना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।